अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होते ही बिहार एसआई पर मचा हंगामा, दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी। पहलगाम के हमलावर हिंदुस्तानी थे, चिदम्बरम के बयान पर नया हंगामा। बीजेपी ने की तनकीद, कांग्रेस ने कहा हमलावर कौन थे, इसका जवाब मोदी को देना होगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में बताई ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत, कहा ये किसी के दबाव में नहीं रोका गया। मुअम्मर और माज़ूइन शहरियों के लिए हैदराबाद जिले कलेक्ट्रेट में नई सहूलत का आगाज, शहरी अब व्हाट्सएप के जरिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। रियासत में मानसून के दौरान बारिश, कुछ इलाकों में मौसलाधार तो कहीं मामूल से कम बारिश रिकॉर्ड। अत्तापुर असद बाबा नगर में मूसा नदी के करीब मगरमच्छ की मौजूदगी से सनसनी, अवाम में मची खौफ की लहर। तेलंगाना की ईगल टीम ने 5 करोड़ रुपए का 935 किलोग्राम गांजा किया जब्त, 3 अफराद गिरफ्तार, मजीद की तलाश जारी। और बैडमिंटन खेलने के दौरान एक नौजवान की हुई अचानक मौत, नागौर स्टेडियम में पेश आया सानेहा। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील और शुरुआत करते आज हम कौमी खबरों से। जैसा कि पार्लियामेंट में आज बिहार वोटर लिस्ट नजरसानी के मुतालबे को रोकने पर हंगामा मच गया। ऐसे में ऐवान की दोनों कार्रवाइयों को अपोजिशन के हंगामे के बाद मुलतवी कर दिया गया। वाज़ेह है कि नाज़रीन, बिहार में इंतखाबात के ऐन करीब इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्ट नजरसानी मामले पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज शुरू कर दिया है। जी हाँ, आज बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी की कार्रवाई का रोकने का मुतालबा करने वाली अपोजिशन जमातों के अरकान के हंगामे के सबब लोकसभा की कार्रवाई आज एक बार फिर मुतासिर हो गई थी। आज सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू होने पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वक्फे सवालात के लिए बीजेपी के दशनीत गौतम का नाम पुकारा तो अपोजिशन अरकान हाथों में प्ले कार्ड लिए ऐवान के वस्त में आ गए और नारे शुरू कर दिए। स्पीकर ने हंगामा आराई के दौरान ऐवान की कार्रवाई चलाने की कोशिश की और मरकजी वजीर सयाहत गजेंद्र सिंह शेखावत ने ज़िमनी सवाल के जवाब में कहा सयाहत का शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है और आने वाले दिनों में सयाहत का शोबा ज़राअत के बाद सबसे बड़ा रोजगार फराहम करने वाला शोबा बन जाएगा। और नाज़रीन, पहलगाम दहशतगर्दाना हमला, जैसे कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सयाहती मुकाम पर दहशतगर्दाना हमले के बाद 23 से ज़्यादा शहरियों की जानें चली गई थी। आज उस सिलसिले में कांग्रेस के लीडर व साबिक मरकजी वजीर चिदम्बरम के बयान ने हंगामा मचा दिया, जिस पर बीजेपी ने चिदम्बरम के इस बयान को आड़े हाथों लिया। जी हाँ, कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने सनसनीखेज इंकशाफ किया और कहा पहलगाम में जिन दहशतगर्दों ने 26 मासूम सयाहों की जानें ली थी वो दरअसल हिंदुस्तानी शहरी थे और उन्होंने हिंदुस्तान में ही दहशतगर्दी की तरबियत ली थी। ये बहुत बड़ा एक बयान है जिस पर एक नया हंगामा शुरू हो गया है। बीजेपी से पाकिस्तान की जुबान कह रही है और कांग्रेस ने कहा जिन्होंने हमला किया था वो कहाँ चले गए, उन्हें जमीन खा गई या फिर आसमान, इसका जवाब बीजेपी क्यों नहीं दे रही है। मैं सीएजी की रिपोर्ट पढ़ रहा था 2012 की, 13 की, 14 की, इवन 2015 की, जो 2013-14 का जो, आप ये समझिए कि सेना के लिए 2 दिन का गोला बारूद नहीं था, 3 दिन का गोला बारूद नहीं था। इस तरह के डिसीजन हुए जो मान लीजिए कि ट्रेनिंग के लिए, एयरफोर्स के ट्रेनिंग के लिए कोई यदि विमान खरीदना है तो 25 साल से कांग्रेस ने उसके ऊपर फैसला नहीं किया क्योंकि कमीशन और डील जो है तय नहीं हो पाया था। तो जब कांग्रेस पार्टी की ये दुर्गति हो, जो ये स्थिति हो, राहुल गांधी जी से लेकर चिदम्बरम तक पर जो है यदि आप कोई बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने मुंह पर खुल चमाटा मारते हैं, क्योंकि उन लोगों ने इस देश को बेचने का फैसला कर रखा था। बीच में मोदी जी आ गए और इतना मजबूत नेतृत्व उनको पच नहीं रहा है। सवाल सीधा सा है, हम ये जानना चाहते हैं आतंकवादी कहाँ है जिन्होंने 26 बहनों के मांग का सिंदूर उजाड़ा। सरकार अभी तक अक्षम है, सरकार अभी तक असफल है। जानबूझकर
या अनजाने में आज तक पुलवामा की घटना की पुनरावृत्ति हो रही है। अभी तक हम नहीं जानते कहाँ से आए थे बारूद, कौन थे वो लोग, और आज फिर ये हो रहा है। ये खतरनाक खेल जो खेला जा रहा है कश्मीर में, ये देश के लिए शुभ लक्षण नहीं है। हम जानना चाहते हैं, सरकार बताए ये आतंकवादी कौन है, कहाँ से आए, जिंदा अब तक कैसे हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा मोदी सरकार को। देखिए, चर्चा तो घोषित हो ही गई थी और इसकी मांग विपक्ष बहुत दिनों से कर रहा था, मगर जिस तरह के एस्पर्शंस या शंकाएं या संदेह मिलिट्री के एक्शन के बारे में, भारत के यश के बारे में या पहलगाम के बारे में यह किए जा रहे थे, वो मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है भारत के लिए, और जो हमारी सेना है उसके मनोबल के लिए वो अच्छी बात नहीं है। विपक्ष ने ऐसे स्टेटमेंट करने के पहले सोचना चाहिए, और इसलिए ये गलत बात है। चर्चा तो होनी चाहिए, होगी, और जो सत्य है, जो पूर्ण विश्व मान रहा है, वो सत्य सामने आएगा कि भारत ने पाकिस्तान का उसमें पराजय किया और ये घटनाएं प्रत्यक्ष रूप से हुई, और पहलगाम की घटना के पीछे भी जो आतंकवादी संगठन थे वो पाकिस्तान पोषित है। ये सारी बातें सामने आई और उसका एक परिणाम भी दिखा कि जो संगठन है TRF क्या, उसको अभी आतंकी संगठन करके घोषित किया गया है। ये तो उसके बाद में ही हुआ ना, इन सारी घटनाओं के आधार के ऊपर। तो मुझे लगता है ये सब ध्यान में लेकर फालतू के संदेह व्यक्त करके मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। और नाज़रीन, पहलगाम हमले पर ही आज पार्लियामेंट में 16 घंटों की बहस का आगाज हो गया है। ऐसे में वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने इस बहस का आगाज किया और कहा कि जंग के रुकवाने में किसी का बड़ा किरदार नहीं। अगर आप समझ जाएं तो ये सीधा इशारा अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब भी हो सकता है, जिन्होंने अब तक 27 से 28 बार कह चुके हैं कि वो हिंद पाक जंगबंदी में उन्हीं का किरदार बड़ा अहम रहा। जैसे कि पहलगाम में हुए दहशतगर्द हमले के बाद हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज के जरिए अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट में बहस शुरू हो चुकी है। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से अपनी बात रखी और कहा, ऑपरेशन सिंदूर मुसल्लह अफवाज की खिदमात की बेहतरीन मिसाल है, जिसके तहत पाकिस्तान की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। राजनाथ सिंह ने वाज़ेह अल्फाज में कहा, ऑपरेशन सिंदूर किसी के दबाव में नहीं बल्कि मकसद के हुसूल के बाद रोका गया। साथ ही साथ उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये हमले एस्केलेटरी नेचर वाले नहीं थे, माने इसको हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। जिन मोहि मारा तीन मोहि मारे, अध्यक्ष। जिस प्रकार प्रभु हनुमान ने लंका में अपनी रणनीति बनाई थी, उसी प्रकार हमने भी उन्हीं को निशाना बनाया जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया था। हालांकि पाकिस्तान ने इस रेशनल को समझने से इनकार कर दिया और अगले कुछ दिनों तक सिविलियन और सैन्य ठिकानों पर गोलीबारी करके बड़े पैमाने पर सीज फायर वायलेशन करके स्थिति को एस्केलेट करने की उसने कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, 7-8 मई 2025 की रात को क्लियरली आइडेंटिफाइड आतंकवाद संबंधी ठिकानों पर हमारे सफल ऑपरेशन के बाद, सफल हमले के बाद पाकिस्तान ने स्थिति को एस्केलेट कर दिया और अनमैन्ड एरियल सिस्टम और अन्य साधनों का उपयोग करके भारतीय वायुसेना के बेसेस, भारतीय वायुसेना के सेंसर्स और सेना के फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स से लेकर ब्रिगेडों तक पर भी उसने हमला कर दिया। हालांकि हमारी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस ग्रिड और काउंटर यूएस ग्रिड ने इन हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। अध्यक्ष महोदय, यस 400 यमारसैन आकाश मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस गन्स बहुत प्रभावी साबित हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, इस एस्केलेशन पर हमारा जवाबी हमला स्विफ्ट, प्रोपोर्शनेट और नबातुला था। अध्यक्ष महोदय, जिसमें 8 मई 2025 को केवल चुनिंदा पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम और सेंसर नेटवर्क को प्रिसीजन गाइडेड मिशन द्वारा म्यूनिशंस द्वारा जो है टारगेट किया गया। अध्यक्ष महोदय, हमारी कार्रवाई पूरी तरह से सेल्फ डिफेंस में थी, न तो वह प्रोवोकेटिव थी और न तो एक्सपेंशनिस्ट थी। पाक द्वारा ये हमले 7 मई
25 से लगातार चले और 10 मई 2025 को रात लगभग 1:30 पर। और नाज़रीन, अब रुख करते हैं हमारी रियासत की खबरों का। जी हाँ, हैदराबाद कलेक्ट्रेट ने मुअम्मर और मौजूरीन शहरियों के लिए एक नई आगाज़ किया है। जैसा कि व्हाट्सएप के ज़रिए मुअम्मर मौजूरीन कलेक्टर को अपनी शिकायत रवाना कर सकते हैं। और हैदराबाद कलेक्टर ने इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है, इससे कई शहरियों को फ़ायदा होगा। जी हाँ, मुअम्मर और माजूर शहरियों के लिए हैदराबाद ज़िले कलेक्ट्रेट में नई सहूलत फराहम की जा रही है। जो मुअम्मर शहरी प्रजवानी में शिरकत नहीं कर सकते, अब वो अपनी शिकायत व्हाट्सएप के जरिए कलेक्टर को पहुंचा सकते हैं। मुअम्मर और मौजूद शहरियों को राहत देते हुए कलेक्टर डी हरिचंदना ने व्हाट्सएप खिदमत शुरू करने का फैसला किया ताकि वो प्रजवानी के तहत दरख्वास्त रवाना कर सके। वाज़ेह है कि प्रजावानी रियासत भर में हर पीर को कलेक्ट्रेट में मुनक्किद होता है। स्टाफ उन्हें अब डाउनलोड करेगा, खुसूसी पोर्टल में रजिस्टर किया जाएगा और एक आईडी नंबर भी दिया जाएगा। दरख्वास्त गुजार को उसकी इत्तला दी जाएगी और पूरी कार्रवाई के बाद उन्हें मुतल्ला भी किया जाएगा। साबिक़ हुकूमत यानी कि BRS कायदीन की जानिब से मौजूदा कांग्रेस हुकूमत और उनके कायदीन पर तनकीदों का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता। BRS कायदीन हर दिन किसी न किसी बात को सबब बनाकर रियासत की रेवंत रेड्डी हुकूमत को निशाना बनाते हैं। इस बार साबिक़ रियासती वज़ीर वो मौजूदा BRS रहनुमा KTR ने इल्ज़ाम लगाया है कि दरअसल कांग्रेस हुकूमत रियासत को एक शराबी माहौल में तब्दील करने जा रही है। साबिक़ वज़ीर BRS सदर के कारगुजार सदर KTR ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा आमदनी के लिए अब शराब की फरोख्त पर इन्हिसार किया जा रहा है। उन्होंने एक्स पर एक ट्वीट में कहा, साबिक़ वज़ीर आला KCR के दौरे हुकूमत में गाँव-गाँव तरक्की की गाड़ी की दौड़ी, हर खेत को पानी मिला, हर हाथ को रोज़गार और हर घर को पीने का पानी मिला। KTR ने दावा किया कि इस दौर में ख़वातीन को पानी की किल्लत से नजात मिली थी, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत में हालात बदल चुके हैं। उन्होंने कहा जो रियासत तरक्की की राह पर गामजन थी उसे अब शराबियों के तेलंगाना में तब्दील किया जा रहा है। KTR ने इस तरह का इल्ज़ाम लगाया है। और नाज़रीन, रियासत भर में मौसम बरसात का एक हफ्ता गुजर गया। ऐसे में जहां बारिश बिल्कुल नहीं हो रही थी, लेकिन रियासत भर में तवील एक हफ्ते की बारिश ने जहां किसानों को और शहरियान को राहत पहुंचाई है, तो एक ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई है कि बारिश मामूल के मुताबिक रिकॉर्ड नहीं हुई है। रियासत भर में मानसून के दौरान बारिश कुछ इलाकों में मौसलाधार हुई तो कहीं मामूल से भी कम बारिश रिकॉर्ड की गई। मानसून सीजन के आगाज के बाद शुमाली तेलंगाना के कुछ हिस्सों में मामूल से कम बारिश रिकॉर्ड की गई। कम दबाव की वजह से शुमाली तेलंगाना के बाज़ दीगर इलाकों में मामूल से कम बारिश रिकॉर्ड की गई। दूसरी तरफ आदाद शुमार बताते हैं कि जनूबी तेलंगाना के पालामरू ज़िले में मामूल से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना और हैदराबाद में गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान मौसलाधार बारिश हुई थी। खासतौर पर मशरक़ी तेलंगाना के इलाकों वरंगल, खम्मम में मौसलाधार बारिश हुई है, जिससे आबी ज़खायर भी अब लबरेज होना शुरू हो गए हैं। और नाज़रीन, हुकूमत हिंद के महकमे माली खिदमात के ओहदेदारान हो या फिर जिम्मेदारान ने एक खुसूसी रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में बताया है कि मोदी हुकूमत किस तरीके से मंडल ग्राम पंचायत सतह पर लोगों को खुद मुख्तार बनाना चाहती है। हुकूमत हिंद के महकमे माली खिदमात की हिदायत के मुताबिक ग्राम पंचायत में सोशल सिक्योरिटी बराए माली शमूलियत और उतार चढ़ाव के हसूल के लिए कौमी सतह पर जारी मुहिम की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाते हुए चीफ जनरल मैनेजर सहादेवन राधाकृष्णा ने कहा, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत मस्कूरा मुहिम के जरिए बालिग शहरी जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं हैं उन्हें बैंक अकाउंट्स खोलने की तरगीब और मदद दी जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अलावा अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जनधन योजना के बंद अकाउंट्स को दोबारा KYC के जरिए एक्टिव बनाने की गर्ज से मुल्क भर में मुहिम चलाई जा रही है। यह भी बताया गया है कि तेलंगाना के ग्राम पंचायत इलाकों में मस्कूरा मुहिम की शुरुआत 1 जुलाई से हुई थी और 3 माह तक चलने वाली इस मुहिम में आज तक 4400 ग्राम पंचायत में कैंपस लगाए गए हैं।
مختلف اسکیمات کے تحت حاصل درخواستوں کی تفصیلات سے بھی میڈیا کو واقف کروایا گیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ IIS سروشتی پٹیل، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پریس انفارمیشن بیورو حکومت ہند، ستیش کمار، جنرل مینیجر SBI، کنوینر SLBC تلنگانہ پریا بترا مشرا، ڈپٹی جنرل مینیجر اور دوسرے موجود تھے۔ In the respective schemes, the key components actually, what the government wants is, one is, as Madam said, recovery of inactive and all the bank accounts, including PMJDY accounts, and if anybody is not aware, that is Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, PMJDY, which is Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, and Atal Pension Yojana, that is APY. In addition to that, the process of claiming unclaimed deposits from Reserve Bank of India and creating awareness on digital process, you know that has become a real big menace. And at least one camp is being conducted in every Gram Panchayat across all the districts in the country and as well as in our state. The state administration, ministries of Government of India, as well as the district administration play a very active role. As you know that the two important social security schemes, that is one is Pradhan Mantri. اور ناظرین، جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ شہر میں ہفتے بھر کی بارش سے شہریان جہاں گرمی سے چھٹکارا پا کر راحت کی سانس لے رہے تھے، وہیں پرانے شہر کے عطاپور اسد بابا نگر میں شہریان کے لیے ایک سنسنی خیز خبر نے تہلکہ مچا دیا۔ جی ہاں، عطاپور اسد بابا نگر میں موسیٰ ندی کے قریب ایک مگرمچھ کی موجودگی سے وہاں موجود شہریوں میں سنسنی مچ گئی۔ اس علاقے میں رہنے والوں نے اس کی ویڈیو لے لی جو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گئی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے افراد نے کہا، اس علاقے کے چھوٹے چھوٹے بچے عموماً ندی کے کنارے کھیلتے ہیں، تاہم گزشتہ 4 دنوں سے اس مگرمچھ کی موجودگی سے یہاں رہنے والوں میں خوف کا ماحول ہے۔ انہوں نے کہا اس مگرمچھ نے جانوروں کو نشانہ بنایا ہے، فوراً انہوں نے محکمہ جنگلات کو اس کی اطلاع دے دی ہے۔ یہاں پہ 4-5 دن سے مگرمچھ آ رہی۔ آج سنڈے کے دن ہم لوگ چھٹی میں تھے، وہ دیکھ کے اس کو کمپلینٹ دیا پولیس والوں کو، کنٹرول روم کو 100 ڈائل کر کے کمپلینٹ دیے۔ انہوں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو فون کرے، فون کا نمبر دیا ان کو، کرے بولے تو ان کو بھیجائے، پولیس والے آئے، صرف فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے کوئی بھی نہیں آئے۔ کتنے ٹائم سے آ رہی ہے؟ جی کتنے ٹائم سے آ رہی ہے؟ یہ 4-5 دن سے آ رہا صاحب۔ یہ تو آپ فارسٹ ڈپارٹمنٹ زو پارک کو لوگوں کو فون نہیں کرے؟ زو پارک والوں کو نمبر دیے صاحب لوگ، ہاں ان لوگ ابھی تو کچھ بھی نہیں بولے۔ ابھی سنڈے چھٹی میں ہے نا، کل آتے ہوں گے بول کے بولے۔ یہ کب سے دکھ رہی ہے؟ 4-5 دن سے آ رہی، 4-5 دن سے بکریوں کو پکڑ لے رہی، کتوں کو پکڑ لے رہی، ہو اوپر تک کیا جا رہی۔ 2 دن پہلے تو آدھی ندی پار کر لی تھی ادھر، وہ آدھا۔ پولیس والے آئے تھے، کیا بولے پولیس والے آگے؟ تم لا کہیں کو جا رہے ہیں یہاں ندی میں، بنڈے مارو، آئی تو دیکھ کے بنڈے مار دینا۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے آگے کھیلتے، اب سنڈے ہے آج، نہیں بولتے بھی کچھ کم 60-70 بچے ندی میں کھیل رہے تھے۔ اب چھٹی ہے، بچے اسکولوں سے آگے تھوڑا کھیل لیتے یہاں پہ نیچے ادھر کے بستی کے بچے۔ سب بولے تو ٹھیک ہے سب بول کے ہم بول دیے، زو والوں کا نمبر دیے، زو میں جا کے کمپلینٹ کرو بول کے بولے۔ اب ہم آگے نہیں تو نمبر آنے رہے تھے زو پارک کے، اس کے جا کے وہاں کمپلینٹ دیو بول کے بولے ٹھیک ہے صاحب بولے۔ زو والوں کو تو ہم نہیں بولے ابھی کچھ بھی، نمبر دیے، انہیں ایک نمبر دیے، وہ نمبر پہ فون کرے تو۔ اور ناظرین بات کرتے ہیں میرا عالم تالاب کی، اس کی تازگی، اس کی آبادی کی۔ جی ہاں، ایک وقت میں میرا عالم تالاب شہریان حیدرآباد کو پینے کے پانی کا بڑا ذریعہ تھا، لیکن آج تالاب سکڑ کر بہت ہی چھوٹا ہو چکا ہے اور حکومتوں کی عدم دلچسپی کے باعث اب تالاب ختم ہونے کو ہے۔ ایسے میں ہمارے نمائندے محمد عثمان نے اس تالاب کے بارے میں وہاں کے لوگوں سے بات چیت کی اور دریافت کیا، اور کیا مزید لوگ کہہ رہے ہیں اس تالاب کے بارے میں، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں آرام گھر اور ایئرپورٹ کے قریب واقع میر عالم تالاب آج زبوحالی کا شکار ہے۔ حکومتوں کی لاپرواہی کے باعث ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تالاب سکڑ کر محض چند ایکڑ تک محیط ہو کر رہ گیا ہے۔ یاد رہے کہ آصفیہ دور حکمرانی میں یہ تالاب پینے کے پانی کا واحد ذریعہ تھا، اور اس تالاب کو سن 1804 میں آصف جاہ سوم نے تعمیر کروایا تھا۔ اس زمانے میں دریائے موسیٰ کے کنارے 460 ایکڑ کے وسیع و عریض علاقے پر اسے قائم کیا گیا تھا۔
اور یہ شہر حیدرآباد کے لیے پینے کے پانی کی سربراہی کا واحد ذریعہ بھی تھا۔ مگر افسوس کہ آزادی کے بعد تالاب سوکھتا چلا گیا اور دھیرے دھیرے اس تالاب پر قبضے ہوتے چلے گئے۔ سن 1960 میں ریاستی حکومت نے 460 ایکڑ کے اس وسیع علاقے میں سے 260 ایکڑ زمین زو پارک کے لیے مختص کر دی، جو آج نہرو زولوجیکل پارک کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آج بھی یہ تالاب تیزی سے سکڑتا چلا جا رہا ہے اور گندگی کے باعث یہ کیچڑ کے دلدل میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اس تالاب کو ترقی دینے کا حکومتوں نے کئی بار اعلان بھی کیا۔ متحدہ آندھرا پردیش میں چندر بابو نائیڈو کی حکومت نکلس روڈ کی طرح اس تالاب کو ترقی دینے کا بیڑا اٹھایا تھا، مگر کام ادھورا ہی رہ گیا۔ پھر قیام تلنگانہ کے بعد اس وقت کی BRS حکومت نے یہاں میوزیکل فاؤنٹین لگوائے اور ایک پارک بھی قائم کیا تھا، مگر بلدیہ کی عدم دلچسپی کے باعث یہ فاؤنٹین اور پارک معدوم ہوتے چلے گئے۔ ابھی حال ہی میں ریونت ریڈی حکومت نے یہاں کیبل برج تعمیر کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا، مگر ضرورت تو اس بات کی ہے کہ پہلے اس تالاب کی آبی حدود کو وسعت دی جائے، تالاب کے اندر موجود جنگلی جھاڑیوں اور پودوں کا خاتمہ کیا جائے، تالاب میں پڑے ملبے اور کیچڑ کو صاف کیا جائے اور یہاں صاف پانی کی سپلائی کے انتظامات کیے جائیں۔ اسی کے بعد تالاب کی ترقی ممکن ہے۔ ہمارے نمائندے محمد عثمان کے مطابق ابھی تو یہ تالاب ایک دلدل کی شکل اختیار کر چکا ہے اور گندگی کے باعث اس تالاب کے اطراف و اکناف کے مکین یہاں کے تعفن سے اٹھنے والی بدبو سے پریشان ہیں، جبکہ کیچڑ کے باعث مچھروں کی بہتات نے نہ صرف علاقے کے مکینوں کا جینا حرام کر دیا ہے بلکہ ڈینگو اور ملیریا جیسی بیماریوں اور وباؤں کا بھی مرکز بن رہا ہے۔ محکمہ بلدی حکام اور علاقے کی عوامی نمائندوں سے عوام نے اپیل کی ہے کہ وہ فوری اس سنگین مسئلے کی جانب توجہ دے۔ بیورو رپورٹ، سیاست TV۔ موسم برسات ہے، ایسے میں ڈینگو، ملیریا، ٹائفائڈ کا بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے اور ماہرین صحت شہریوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو صاف و صفائی کے ماحول میں رکھیں، اطراف و اکناف کے ماحول کو صاف رکھیں، صاف پانی پئیں۔ لیکن ہمارے شہر آباد میں بلدیہ کی لاپرواہیوں کے کچھ ایسے ثبوت مل جاتے ہیں جس سے کہنا ہی پڑتا ہے کہ بلدیہ لاکھ چاہے اپنی غلطیوں کو چھپانے کی کوشش کرے لیکن اس کے پول کھل جاتے ہیں۔ جی ہاں، موسم برسات جیسا کہ عروج پر ہے، شہر میں بارش بھی ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بلدیہ کی لاپرواہی کی پول بھی دوران بارش اچھی طرح سے کھل جاتی ہے، جبکہ بارش سے سڑکوں پر گڑھے اور مین ہولز ابلنے لگتے ہیں۔ یہ جو منظر آپ کو اسکرین پر نظر آتا ہے حکیم پیٹ ٹولی چوکی کا ہے، جہاں عوام کو اس مین ہول کے بہنے سے بے حد مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگوں نے شکایت کی ہے کہ انہیں تکالیف کا سامنا ہے، راستے سے گزرنے میں بھی مشکلات ہے اور بیماریوں کا ڈر بھی انہیں کھایا جا رہا ہے۔ ایک ایسا وقت تھا کہ اچانک موت کی خبر سننے کو شاید ہی ملتی ہو، لیکن آج کل کے اس تیز یافتہ جدید دور میں ہر آئے دن ہمیں اچانک موت، ہارٹ اٹیک کی موت سننے کو ملتی ہے۔ جی ہاں، ایک ایسا ہی واقعہ ناگول کے اسٹیڈیم میں بھی پیش آ گیا، جہاں 25 سال نوجوان کا ایک بیڈمنٹن کھیلتے ہوئے اچانک موت واقع ہو گئی، جس سے کہ اسٹیڈیم اور علاقے میں بھی غم کی لہر دوڑ گئی۔ بیڈمنٹن کھیلنے کے دوران ایک نوجوان کی موت ہو گئی اور یہ افسوسناک واقعہ اتوار کی رات حیدرآباد کے ناگول اسٹیڈیم میں پیش آیا، جہاں 25 سالہ جی راکیش، جو ضلع کھمم کے تلار منڈل سے تعلق رکھتا تھا، دل کا دورہ پڑنے سے زندگی کی بازی ہار گیا۔ راکیش دراصل حیدرآباد میں ایک خانگی الیکٹرانک کار شو روم میں ملازمت کرتا تھا اور ہر شام بیڈمنٹن کھیلنے کا وہ عادی تھا۔ معمول کے مطابق وہ اتوار کو ناگول اسٹیڈیم میں شٹل کھیل رہا تھا کہ اچانک گر پڑا۔ ساتھیوں نے فوری طور پر اسے قریبی ہسپتال منتقل کیا، مگر ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ دم توڑ چکا ہے۔ راکیش تلار منڈل کے سابق نائب سرپنچ جی وینکٹیشورلو کا بیٹا تھا اور اس کی اچانک موت کی خبر گاؤں پہنچی تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ صبح جب نعش آبائی گاؤں پہنچی تو ہر طرف غم پھیل گیا۔ راکیش کی سادگی، خوش اخلاقی کو یاد کرتے ہوئے ہر شخص اشک بار ہو گیا۔
महकमे मनशियात इंसदाद टीम रियासत भर में शऊर बेदारी मुहिम के जरिए मनशियात गांजे के खिलाफ एक बाशऊर मुहिम चला रही है और नौजवानों को ये तरगीब दी जा रही है कि वो अपनी जिंदगियों को बचाएं, गांजे से अपने आपको दूर रखें। स्कूल से या कॉलेज कम्युनिटी में हर जगह गांजे से मुताल्लिक़ शऊर बेदार किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब वहीं गांजे का फैलाव इतना बढ़ रहा है कि एक बड़ी खबर हमारे पास आई है जो आप 2025 की बड़ी खबर भी उसे मान सकते हैं। साल 2025 के बाद अब तक के सबसे बड़े मनशियात की बरामदात में एक एलिट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट की टीम ने बैन रियासती कार्रवाई के दौरान 935 किलोग्राम चरस जब्त कर ली। ईगल टीम के डायरेक्टर संदीप शिंडियाला ने कहा, ये खेप जिसकी मालियत तकरीबन 5 करोड़ रुपये है, हफ्ता 26 जुलाई को विजयवाड़ा नेशनल हाईवे पर बाटा सिंगाराम फ्रूट मार्केट जंक्शन के करीब रोकी गई और इसे जब आंध्र प्रदेश के राजमंड्री से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। बड़ी अफसोसनाक खबर है जिससे कि कई नौजवानों की जिंदगी खतरे में बढ़ सकती है। नलगुंडे में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है। जी हां, एक मां ने अपने बच्चे को बस स्टैंड पर छोड़कर राह फरारी इख्तियार कर ली। ये खबर है नलगुंडे से। नलगुंडे में एक दिल दहलाने वाकये में एक संगदिल मां ने अपने 2 साला बच्चे को बस स्टैंड पर छोड़कर इंस्टाग्राम पर दोस्ती होने वाले शख्स के साथ चली गई। मां के गायब होने पर मासूम बच्चा जोर जोर से रोने लगा। आरटीसी अमले ने बच्चे को रोते देखा और फौरन पुलिस को इत्तला दी। नलगुंडा टाउन 2 के सब इंस्पेक्टर साइलू मौके पर पहुंचे और तफ्तीश करते हुए बच्चे को इसके बाप के हवाले किया। नलगुंडा से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान की इंस्टाग्राम पर एक हैदराबाद के खातून से दोस्ती हो गई थी। इसी नौजवान से मिलने के लिए वो खातून हैदराबाद से नलगुंडा पहुंची। वहां उसने अपने 2 साला बेटे को बस स्टैंड पर छोड़ दिया और फिर राह फरारी इख्तियार कर ली। और नाज़रीन, आजकल तेंदुए जंगलाती इलाकों से भागकर भूख की शक्ल में हो या फिर किसी और तलाश में शहरी इलाकों में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों से बारहा ये शिकायतें आ रही हैं कि आम लोगों के दरमियान तेंदुआ पहुंच गया है, गायों को हलाक कर दिया है। इस बार भी तेंदुए से मुताल्लिक़ बड़ी खबर आई है और महकमे जंगलात ने वार्निंग भी जारी की है। महकमे जंगलात के एहलकार ने बताया कि तेंदुआ जो गुज़िश्ता एक हफ्ते से नारसिंगी के लोगों की नींदें उड़ा रहा था, कल रात 3 बजे इब्राहिम बाग आर्मी इलाके में दाखिल हो गया है। रात के वक्त 3 बजे मोटरसाइकिल पर सवार 2 पहिए वाले ने चीते को देखा और जंगल के एहलकारों को इसकी इत्तला दी। जायवखू पर पहुंचने वाले जंगलात के एहलकारों ने सीसीटीवी कैमरों का मुआयना किया और आर्मी एरिया में चीते के दरख्तों में घुसने को वीडियो में अपने कैद कर लिया। चिलुकुर फॉरेस्ट रेंज के एहलकारों ने अवाम को चौकस रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। अब नजर डालते हैं चंद अहम बैनुल अक़वामी खबरों पर। जी हां, आज से अक़वाम मुत्तहिदा में गजा जंग पर 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, जिसका इसराइल और अमेरिका ने बाज़ाब्ता बाइकाट करने का ऐलान कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में आज से 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। इसका मकसद इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 2 रियासती हल के लिए पेशरफ्त करना है। ताहम अमेरिका और इसराइल इस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गुज़िश्ता साल सितंबर में इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला किया था। फ्रांस और सऊदी अरब की मेज़बानी में होने वाली ये कॉन्फ्रेंस जून में उस वक्त मुलतवी कर दी गई थी जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया था। दर्जनों मुल्का के वज़रा कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं, जिसका मकसद इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 2 रियासती हल के लिए पेशरफ्त करना है। ताहम अमेरिका और इसराइल इस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट कर रहे हैं। और नाज़रीन, ये कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त शुरू हुई है जब गजा में लोग भूखमरी का शिकार हो गए हैं और दुनिया भर से इनके लिए आवाज़ें उठ रही हैं और कहा जा रहा है कि इसराइल भूख के ज़रिए फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। ये कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त हुई जब गजा में इंसानी सूरत-ए-हाल बदतरीन सतह पर पहुँच चुकी है और इसराइली हमले के नतीजे में अब तक 60,000 से भी ज़्यादा फ़लस्तीनी अपनी जानें गंवा चुके हैं। बुनियादी ढांचा मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गया है। इस कॉन्फ्रेंस से चंद रोज़ कबल फ्रांस के सदर ने ऐलान किया था कि पेरिस सितंबर में बाकायदा तौर पर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लेगा, जिसके बाद इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मुज़ाकरत की नई तहरीक को एक तक़वियत मिली है।
साबिक अमेरिकी सदर ओबामा ने इसराइली जुल्म को इंतहा करार दे दिया और बच्चों पर, खवातीन पर, कमजोरों पर बम बरसाए जाने को आखिरी इंतहा करार देते हुए ये भी कहा कि इसराइल दरअसल गजा को भूख के जरिए मार रहा है, यानी कि गजा के बच्चों पर जो जुल्म हो रहा है वो भूख के जरिए हो रहा है और दुनिया को अब खामोश नहीं बैठना होगा। अमेरिका के साबिक सदर ओबामा ने गजा में इसराइली इक़दाम के ग़िज़ाई क़िल्लत से होने वाली अमवात को जुल्म करार दिया। उन्होंने कहा इमदाद को गजा के लोगों तक पहुंचने की इजाजत मिलनी चाहिए, आम शहरियों से खुराक और पानी दूर रखने का कोई जवाब नहीं। ओबामा ने कहा फलस्तीनी इलाकों में भूख के बहरान की इत्तलात फौरी इक़दाम करने की जरूरत को उजागर करती है। उनका कहना था गजा के बहरान के देर पहल में तमाम गमालियों की वापसी और इसराइली फौजी कार्रवाइयों का खात्मा शामिल होना चाहिए। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होते ही बिहार एसआई पर मचा हंगामा, दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी। पहलगाम के हमलावर हिंदुस्तानी थे, चिदम्बरम के बयान पर नया हंगामा, बीजेपी ने की तनकीद, कांग्रेस ने कहा हमलावर कौन थे इसका जवाब मोदी को देना होगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में बताई ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत, कहा ये किसी के दबाव में नहीं रोका गया। मुअम्मर और माज़ूइन शहरियों के लिए हैदराबाद जिले कलेक्ट्रेट में नई सहूलत का आगाज, शहरी अब व्हाट्सएप के जरिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। रियासत में मानसून के दौरान बारिश, कुछ इलाकों में मौसलाधार तो कहीं मामूल से कम बारिश रिकॉर्ड। अत्तापुर असद बाबा नगर में मूसा नदी के करीब मगरमच्छ की मौजूदगी से सनसनी, अवाम में मची खौफ की लहर। तेलंगाना की ईगल टीम ने 5 करोड़ रुपए का 935 किलोग्राम गांजा किया जब्त, 3 अफराद गिरफ्तार, मजीद की तलाश जारी। और बैडमिंटन खेलने के दौरान एक नौजवान की हुई अचानक मौत, नागौर स्टेडियम में पेश आया सानेहा। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।